2025 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई। पद थे कुल 32,438, लेकिन आवेदकों की संख्या पार कर गई 1 करोड़। इनमें से कुछ ग्रेजुएट थे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ इंजीनियर तो कुछ पीएचडी होल्डर। अगर कैटेगरी वाइज आंकड़ों की बात करें तो ओबीसी वर्ग से 47 लाख से ज्यादा आवेदन है, एससी वर्ग से 28 लाख और ईडब्ल्यूएस से 5,31,000। यह दिखाता है कि आर्थिक, सामाजिक और जातीय रूप से वंचित तबकों के लिए सरकारी नौकरी आज भी आखिरी सहारा है। सरकार भले ही डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, 2 करोड़ रोजगार का ढिंढोरा पीट रही हो, मगर जमीनी सच्चाई ये है कि 18,000 रुपयों की ग्रुप डी की नौकरी के लिए औसतन एक पद पर लगभग 333 युवा दावेदार हैं। मगर जब इतना विशाल युवा वर्ग सिर्फ एक ग्रुप डी भर्ती में अपनी ऊर्जा झोंक रहा है, तो सवाल बनता है कि क्या देश के पास युवाओं को देने के लिए केवल यही विकल्प है? अगर ये सिर्फ एक भर्ती में आवेदन का आंकड़ा है तो बाकी भर्तियों में हालत क्या होती है? लेकिन दिक्कत सिर्फ पदों की संख्या का कम होना और आवेदनों का करोड़ों में होना नहीं है। जिन करोड़ों लोगों ने ये फॉर्म भरे हैं, उन्हें नौकरी मिल जाने की तो छोड़िए, अभी ये भी श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम होंगे या नहीं। 500,000 रुपए लगाकर जो उन्होंने फॉर्म भरा है, वो उन्हें एक मौका दिला पाएगा या नहीं। और सवाल यह भी है कि जिस गिग इकोनॉमी को सरकार रोजगार की फैक्ट्री बताकर अपने वादों से पल्ला झाड़ लेती है, क्या वो सही में रोजगार की फैक्ट्री है या सिर्फ बेरोजगारी पर रोजगार का पर्दा? न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात रोजगार से जुड़े इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। बड़ी तादाद में ऐसे युवा हैं जो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकले हैं लेकिन अभी भी बेरोजगार हैं। पिछले साल इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में बेरोजगारी की संकट काफी गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जितने भी बेरोजगार हैं, उनमें से करीब 83% लोग युवा हैं। यानी बेरोजगारी सबसे ज्यादा नौजवानों को परेशान कर रही है। अब अगर पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात करें तो साल 2000 में जितने भी बेरोजगार लोग थे, उनमें से 35.2% ऐसे थे जिनके पास सेकेंडरी या उससे ऊपर की पढ़ाई लिखाई की डिग्री थी। लेकिन साल 2022 तक यह आंकड़ा बढ़कर 65.7% हो गया। मतलब साफ है, अब ज्यादातर बेरोजगार वही हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की लेकिन उनके लायक काम बाजार में मौजूद है नहीं। युवाओं को नौकरी मिलना और मुश्किल होता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पढ़े लिखे युवाओं के लिए उतनी नौकरियां पैदा ही नहीं कर पा रही है। इस पूरे संकट का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि शिक्षित बेरोजगारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 76.7% है, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी 62.2%। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में है जहां महिला श्रम भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम सिर्फ 25% है। यानी जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और काम करना चाहती हैं, उन्हें भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। हाल ही में जब CMIE की एक रिपोर्ट आई तो उसने भी इन्हीं आंकड़ों को दोहराया। CMIE की इस रिपोर्ट में मार्च 2025 के आंकड़े पेश किए गए। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मार्च 2025 में श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट सिकुड़ गया। मतलब नौकरी करने और ढूंढने वालों की संख्या कम हो गई। श्रम बल या लेबर फोर्स उन सभी लोगों को कहा जाता है जो 15 से 59 वर्ष की उम्र के बीच और काम कर रहे हैं या काम की तलाश में। इसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, स्वरोजगार वाले और बेरोजगार लोग शामिल होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। फरवरी 2025 में देश का लेबर फोर्स 45 करोड़ 77 लाख था, लेकिन मार्च में यह 42 लाख घटकर 45 करोड़ 35 लाख रह गया। यानी 42 लाख लोग या तो नौकरी छूटने की वजह से या नौकरी ना मिलने की वजह से लेबर फोर्स से बाहर हो गए। यह नवंबर 2024 के बाद से सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ महीनों में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वहीं रोजगारों की संख्या की बात करें तो फरवरी में 41 करोड़ 91 लाख लोग नौकरी में थे, लेकिन मार्च में यह घटकर 41 करोड़ 85 लाख रह गए। मतलब सीधे सीधे 6 लाख लोगों की नौकरी चली गई और यह गिरावट दिसंबर 2024 से लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीनों से हर महीने रोजगार की संख्या कम हो रही है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मार्च में बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 86 लाख से घटकर 3 करोड़ 50 लाख रह गई। आपको सुनने में लग सकता है ये तो अच्छी खबर है, 36 लाख बेरोजगार लोग कम हो गए।
शायद उन्हें नौकरियां मिल गई हों, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सीएमआई ने साफ किया कि ये 36 लाख लोग नौकरी पाकर खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। फरवरी तक ये 36 लाख लोग बेरोजगार भीड़ का हिस्सा थे और नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन मार्च तक आते आते इन्होंने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया। कारण पर्याप्त पद ना होना और बार बार पेपर लीक होना। पेपर लीक्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, ये भी समझिए। पेपर का लीक होना केवल स्कूल बोर्ड के एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बड़े पैमाने पर होता है। राजस्थान पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के लिए सुर्खियों में रहा। यहां 2015 से 2023 के बीच कई कंपटीशन एग्जाम के पेपर लीक के 14 से ज्यादा मामले देखे गए, जिसके बाद एग्जाम्स रद्द करने पड़े। इसके साथ ही गुजरात में भी पिछले 7 सालों में पेपर लीक की 14 घटनाएं देखी गई। पिछले साल ही उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर लीक हो गया। इसके अलावा 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं देखी गई। जनवरी 2024 में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का 3rd पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद कमीशन ने जनरल नॉलेज का एग्जाम रद्द कर दिया। झारखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी आयोग के डिप्लोमा कंपटीशन एग्जाम का पेपर लीक हो गया था। जांच की तो एग्जाम लेने वाली एजेंसी के लोग ही इसमें पाए गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में भी ऐसे ही पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिस वजह से एग्जाम्स को रद्द करना पड़ा, जो छात्रों के भविष्य के लिए खतरनाक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से 23 तक इन 7 सालों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 से भी ज्यादा मामले सामने आए और इनमें 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राएं प्रभावित हुए। इन मामलों में छात्र, टीचर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ साथ एग्जाम माफिया भी शामिल होते हैं। एग्जाम माफियाओं का इसमें कितना बड़ा रोल है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। साल 2013 में भारत के मध्य प्रदेश में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम सामने आया। व्यापम घोटाले में सरकारी नौकरी में 1000 फर्जी भर्तियां और मेडिकल कॉलेज में 514 फर्जी भर्तियां की गई। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में स्वीकार कर चुके थे कि 1000 फर्जी भर्तियां की गई हैं। व्यापम घोटाले का खुलासा 2013 में तब हुआ जब पुलिस ने एमबीबीएस की भर्ती परीक्षा में बैठे कुछ फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया। ये छात्र दूसरे छात्रों के नाम पर परीक्षा दे रहे थे। बाद में पता चला कि प्रदेश में सालों से एक बड़ा रैकेट चल रहा है जो फर्जीवाड़ा कर छात्रों को एमबीबीएस में इसी तरह एडमिशन दिलाता है। छात्रों से पूछताछ के दौरान डॉक्टर जगदीश सागर का नाम सामने आया। सागर को पीएमटी घोटाले का सरगना बताया गया। जगदीश सागर पर आरोप था कि वो पैसे लेकर फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में छात्रों का एडमिशन करवाता था, जिससे उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई। सागर से पूछताछ में खुलासा हुआ ये बड़ा नेटवर्क इतना बड़ा है जिसमें मंत्री से लेकर अधिकारी और दलालों का पूरा गिरोह काम कर रहा है और व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का ऑफिस इस काले धंधे का अहम अड्डा। सागर ने बताया कि परिवहन विभाग में कंडक्टर पद के लिए 5 से 7 लाख, फूड इंस्पेक्टर के लिए 25 से 30 लाख और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 15 से 22 लाख रुपए फर्जी तरीके से नौकरियां बांटी जा रही थी। इसका सरगना था व्यावसायिक परीक्षा मंडल का मुखिया लक्ष्मीकांत शर्मा। लक्ष्मीकांत शर्मा तक पहुंचने में जगदीश सागर की गवाही ने अहम भूमिका निभाई। 16 जून 2014 को बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप यह था कि उनके ही आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बरसों से फर्जी भर्तियों का धंधा चल रहा था। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडमिशन का सीधा जिम्मा उच्च शिक्षा मंत्रालय के पास था, लेकिन सरकारी नौकरियों में भर्ती की परीक्षाएं भी इसी विभाग के जरिए करवाई जाती थी। आरोप यह भी लगा कि लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके दूसरी भर्तियों में भी दखल दिया था। हालांकि इन घटनाओं में एक चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब 2013 में घोटाले के सार्वजनिक होने के कई साल पहले घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक मौत होने लगी। इन लोगों की मौत की वजहों में दिल का दौरा और सीने में दर्द से लेकर सड़क दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं शामिल थी। ये सभी मौतें रहस्यमयी थी। भारत के केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने व्यापम घोटाले से संबंधित मौतों की जब जांच शुरू की तो सबसे पहला यही सवाल था कि ये मरने वाले लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई। कहीं इन मौतों में कोई स्पष्ट पैटर्न तो नहीं था। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की 19 साल की छात्रा नम्रता दामोर जनवरी 2012 की एक सुबह लापता हो गई। 7 जनवरी 2012 को उनका शव उज्जैन में रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिला कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। इसके 3 साल बीतने के बाद एक आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह ने नम्रता के पिता मेहताब सिंह दामोर का इंटरव्यू लेने झबुआ गए। वो मेहताब सिंह की बेटी नम्रता दामोर की 2012 में हुई संदिग्ध मौत के बारे में बात करना चाहते थे। पिता मेहताब सिंह भी बात करने को तैयार थे। दोनों आमने सामने बैठे थे। मेहताब सिंह ने अपनी याचिकाओं और कोर्ट के फैसले की फोटोकॉपी सामने बैठे अक्षय सिंह को सौंप दी। चाय आ गई थी। जैसे ही सिंह ने चाय पी, उनका चेहरा अकड़ने लगा और होंठों पर झाग के साथ वे जमीन पर गिर गए। अक्षय सिंह को मेहताब सिंह दामोर के घर तक ले जाने वाले इंदौर के स्थानीय पत्रकार राहुल कारिया कहते हैं, हमने उन्हें फर्श पर लिटाया, उनके कपड़े ढीले कर दिए और उनके चेहरे पर पानी छिड़का। उन्हें सिविल अस्पताल और बाद में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचाने में असफल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई थी और मौत के समय उनके दिल का आकार बढ़ा हुआ था। इसके एक दिन बाद राज्य के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन, जो व्यापम में शामिल छात्रों की सूची तैयार कर रहे थे, वे नई दिल्ली के एक होटल में मृत पाए गए। शर्मा जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन थे और उन्होंने कथित तौर पर मध्य प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स के पास 200 से ज्यादा दस्तावेज जमा कराए थे। उन्होंने खुद से उन छात्रों की सूची तैयार की थी जिन पर कथित तौर पर धांधली में शामिल होने का आरोप था। 1 साल पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक दूसरे डीन ने अपने घर के पीछे बागीचे में आत्महत्या कर ली थी। नरेंद्र राजपूत झांसी कॉलेज में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी से डिग्री हासिल करने के बाद अपने गांव हरपालपुर लौट गए थे। मौत से महज 6 महीने पहले उन्होंने अपने गांव में अपना क्लिनिक शुरू किया था। 13 अप्रैल 2014 को नरेंद्र ने खेतों में काम करने के दौरान छाती में दर्द की शिकायत की और घर की तरफ लौटने लगे, लेकिन घर के दरवाजे पर ही वो ढेर हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का स्पष्ट वजह पता नहीं चला। नरेंद्र के रिश्तेदारों के मुताबिक मौत के कुछ महीनों के बाद पुलिस उनके घर पहुंची और तब जाकर परिवार वालों को पता चला था कि व्यापम घोटाले में बिचौलिए के तौर पर उन पर मामला दर्ज। सरकार के अनुमान के मुताबिक 2007 से 15 के बीच व्यापम मामले से जुड़े 32 लोगों की मौत हुई। हालांकि स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। बार बार पेपर लीक्स और खाली पड़े पदों की वजह से जनता की रुसवाई से बचने के लिए सरकार स्टार्टअप्स और गिग इकोनॉमी की खूब बात करती है। एक नजर गिग इकोनॉमी पर भी डाल लेते हैं। अगर हम दूर से देखें तो सामान्य नौकरियों की तुलना में गिग इकोनॉमी बेहतर नजर आती है, कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए। एम्प्लॉयर्स जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों को रख सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। कर्मचारी के साथ कोई करार नहीं होता। अगर इन्हें किसी कर्मचारी का काम पसंद नहीं आया तो उसे तुरंत निकाल सकते हैं और बिना किसी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के दूसरा कर्मचारी रख सकते हैं। दूसरी तरफ कर्मचारियों को भी कुछ फायदे मिलते हैं। वो जब चाहें काम कर सकते हैं, वो जिस कंपनी में चाहें वहां काम कर सकते हैं। उन्हें किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती, वो कहीं से भी काम कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई नौकरी पसंद नहीं आती तो तुरंत ही वो उसे छोड़कर दूसरा काम ढूंढ सकते हैं। एक साथ कई कंपनियों के लिए काम करना भी संभव है। इससे उन्हें अतिरिक्त पैसा कमाने का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक मुख्य नौकरी है तो आप इसे एक साइड जॉब के रूप में कर सकते हैं ताकि आपको अतिरिक्त आय मिले। ये देखकर लगता है कि गिग इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है, इसके तो कई सारे फायदे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में है नहीं। तो आप पूछ सकते हैं समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये फायदे केवल थियोरेटिकल हैं, प्रैक्टिकली कहीं नजर नहीं आते। गिग इकोनॉमी में आराम करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बेसिक सैलरी नहीं है। जितना काम उतनी कमाई, बीमार पड़ो तो कमाई ठप, पेट्रोल के दाम बढ़े तो खुद संभालो, बाइक खराब हो जाए तो खुद बनवाओ। हर ऑर्डर पर कंपनी अपना हिस्सा काट लेती है। ये सब काटकर बहुत कम बचता है और वो ही गिग वर्कर्स की जेब में जा पाता है। नेशनल काउंसिल फॉर एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में गिग वर्कर औसतन हफ्ते में 69.3 घंटे काम करता है। मतलब जैसे कि आप हफ्ते के 7 दिन हर दिन करीब 10 घंटे काम कर रहे हैं बिना किसी छुट्टी के। अगर दूसरे काम करने वालों से तुलना करें तो इस सर्वे के मुताबिक बाकी वर्कर्स औसतन 56 घंटे काम करते हैं। एक गिग वर्कर ज्यादा घंटे काम करने के बावजूद तुलनात्मक रूप से कम पैसे कमा पाता है। फ्लरिश वेंचर्स की सितंबर 2020 की रिसर्च के अनुसार 47% गिग श्रमिक बिना पैसे उधार लिए अपने खर्चे तक नहीं चला पाते। गिग इकोनॉमी को बूस्ट मिला साल 2020 के आसपास। जैसे जैसे गिग इकोनॉमी बढ़ी वैसे ही गिग वर्कर्स की आमदनी कम होती गई। फ्लरिश वेंचर्स की ही रिपोर्ट के अनुसार 90% गिग वर्कर्स ने कहा उनकी सैलरी कम हो गई है।
दूसरे उदाहरण से समझिए। साल 2023 में दिल्ली एनसीआर में जोमेटो के स्वामित्व वाले ब्लिंकिट द्वारा चलाए जा रहे 100 से अधिक स्टोर्स बंद कर दिए गए क्योंकि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हड़ताल पर थे। इसके पीछे का कारण क्या था? जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ने ब्लिंकिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो कॉन्ट्रैक्ट में फीस 50 रुपए प्रति ऑर्डर थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 25 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया गया, जिसे बाद में और घटाया गया और घटाकर 15 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया गया। आज गिग इकोनॉमी की ये कंपनियां अपने गिग वर्कर्स को अलग अलग नामों से बुलाती हैं। कुछ बाइक टैक्सी कंपनियां कैप्टन शब्द का इस्तेमाल करती हैं, कुछ लोग इन्हें एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां इन्हें पार्टनर कहती हैं। पार्टनर शब्द इन कंपनियों के लिए कानूनी समस्याओं से बचने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो कंपनियां उन्हें कर्मचारी कहना शुरू कर दें तो उन पर काफी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। उन्हें स्वास्थ्य बीमा देना पड़ेगा, काम से जुड़ी किसी दुर्घटना के मामले में कंपनी की जिम्मेदारी होगी और साथ में न्यूनतम वेतन की जिम्मेदारी भी होगी। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के फेयर वर्क रिसर्च प्रोजेक्ट 2024 के मुताबिक 11 भारतीय प्लेटफॉर्म्स का अध्ययन किया गया, जिसमें यह पता चला कि केवल बिग बास्केट और अर्बन कंपनी ने ही ऐसी नीतियां लागू की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले सभी वर्कर्स को काम से जुड़े खर्चों की कटौती के बाद कम से कम न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी मिले। हालांकि दूसरे मानदंड पूरे करने में कोई भी प्लेटफॉर्म सबूत नहीं दे सकता। कई गिग वर्कर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ता है जहां किसी न किसी अनजान वजह से उनके अकाउंट या आईडी को इन एप्स द्वारा बैन कर दिया जाता है। इस तरह आईडी बैन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई कंपनी को कॉल करके आपके खिलाफ शिकायत कर दे, या आपकी रेटिंग ऐप पर घट जाए, या फिर आपने कुछ दिन छुट्टी ली हो। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिलता, और अगर सवाल उठाते हैं तो हालात आपके लिए और मुश्किल बना दिए जाते हैं। ऐसी ही एक कोशिश चंद्रिका गौड़ ने की थी। चंद्रिका 32 साल की एक सिंगल मदर तेलंगाना की रहने वाली थी और अर्बन कंपनी में पिछले 5 सालों से होम बेस्ड ब्यूटी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रही थी। वो गिग वर्कर्स के हक में आवाज उठाने वाली एक सक्रिय कार्यकर्ता थी। चंद्रिका ने अर्बन कंपनी की शोषणकारी नीतियों, अनुचित श्रम शर्तों और अवैध निगरानी के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया। साल 2021 में उन्हें अन्य वर्कर्स के साथ मिलकर न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्य वातावरण और कंपनी के अनुचित व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन इन विरोधों की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अर्बन कंपनी ने उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया, काम छीन लिया और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। चंद्रिका ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने उन्हें फोन पर अपशब्द कहे हैं। जब वो शिकायत के बाद वापस अर्बन कंपनी के ऑफिस गई तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें धक्का दिया और पीटा। इसके बाद पुलिस स्टेशन में भी उन्हें घंटों खड़ा रखा गया। लगातार मानसिक और शारीरिक तनाव ने चंद्रिका को अंदर से तोड़ दिया। काम छीनने की चिंता, परिवार चलाने की जिम्मेदारी और कंपनी की प्रताड़ना ने उन्हें गंभीर रूप से बीमार कर दिया। आखिरकार अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 2016 में जब मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की तब तो बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में लगभग 90% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 सालों में बंद हो जाते हैं। वजह फंडिंग की कमी, मार्केट में टिकने की काबिलियत ना होना और सही प्लानिंग ना होना। भारत में टैक्स सिस्टम इतना जटिल है कि छोटे स्टार्टअप्स उसमें फंस जाते हैं। 2023 में भारतीय स्टार्टअप्स को लगभग $11 बिलियन की फंडिंग मिली, जो 2022 की $25 बिलियन की फंडिंग से $14 बिलियन कम थी। जब स्टार्टअप्स बंद होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन युवाओं को होता है जो वहां काम कर रहे होते हैं। साल 2024 की इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में स्टार्टअप से 60,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई, जिसमें 12,000 अकेले 2023 में गई। कई स्टार्टअप्स तो कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाए और रातों रात बंद हो गए। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब रेलवे की ग्रुप डी जैसी सबसे निचली सरकारी नौकरी के लिए 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आते हैं, यानी हर एक सीट के पीछे हजारों नहीं लाखों युवा कतार में खड़े हों, तो क्या यह सिर्फ बेरोजगारी का आंकड़ा है या फिर देश की युवा शक्ति का मखौल? जब हर महीने लाखों पढ़े लिखे नौजवान लेबर फोर्स से बाहर हो जाते हैं, ना पढ़ाई में रहते हैं, ना नौकरी में, ना ट्रेनिंग में, तो क्या यह सिर्फ डेटा है या एक बहुत बड़ी चेतावनी की घंटी? जब करोड़ों लोग गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ऐप के भरोसे छोटे छोटे टास्क कर रहा है, लेकिन उनके पास ना मेडिकल इंश्योरेंस है, ना पीएफ, ना पेंशन और ना ही किसी दुर्घटना की सूरत में कोई सामाजिक सुरक्षा, तो क्या इसे आत्मनिर्भरता कहा जाएगा या फिर छोड़ दिया गया भाग्य?
और सबसे डरावनी बात, जब परीक्षा की तारीख तय नहीं होती, परीक्षा हो भी जाए तो पेपर लीक हो जाता है, भर्ती हो भी जाए तो ज्वाइनिंग की कोई गारंटी नहीं होती, तो फिर इस सिस्टम में विश्वास कैसे किया जाए? आज के नौजवान के पास ना टाइम है, ना पैसा, ना धैर्य, लेकिन फिर भी वो सिस्टम से जूझ रहा है क्योंकि उसके पास विकल्प ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये नहीं कि भारत का भविष्य कैसा होगा, सवाल ये है कि क्या इस देश का कोई भविष्य बचा भी है? क्या इस देश के नौजवानों का कोई भविष्य बचा भी है? और क्या सरकार नौजवानों के भविष्य को लेकर गंभीर है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।